Assalamu alaikum everyone, this is Ariba and you are watching me at Pakistan Stock Market Update. सो नाजरीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ वेल नोन बाय यू ऑल। जी हाँ, वो पहले भी हमारे चैनल में आ चुके हैं। उनको थोड़ी दिनों पहले ही उनको इनवाइट किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ही इज़ डॉक्टर मसूद राशिद। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, और सब सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी दुआ है आपकी, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट वीक जो मार्केट की एक्टिविटी रही, जो बेरिशनेस मार्केट में रही ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो मैं उसके हवाले से आपका व्यू लेना चाहूंगी कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही लास्ट वीक, और आपने किस तरह इस मंदी में अपने आप क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, और आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले टाइम में। और क्या आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी जो है वो न्यू गवर्नमेंट जो है वो क्या कौन बने, कौन सी पार्टी बनेगी, और किस करवट जो है वो ये ऊट बैठेगा? लंबा चौड़ा सवाल कर दिया आपने। हम्म। सबसे पहले तो मार्केट की बात करते हैं हम्म। कि उसमें क्या हुआ है। अच्छा हम्म। देखिए, मार्केट का जो है ना, अगर आप मुझे चार्ट शेयरिंग की इजाज़त दें तो है ना, जी मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलूं ताकि बिल्कुल। थोड़ा सा आसानी हो जाए लोगों को समझने में। जी तो आप। अगर अब ये मैं शेयर स्क्रीन की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं होते। ये अभी मेरे मुझे मुझे इजाज़त देना चार्ट शेयरिंग की। बिल्कुल मैं आपको देती हूँ। आपके पास आ रही है? जी आ गई। हम्म। आपको मेरा चार्ट नज़र आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा जी। सबसे पहले तो हम वीकली पे आते हैं, तो ताकि हमें थोड़ी सी समरी पता चल जाए कि हमारा एक ट्रेंड था जो कि ये 39,000 से ये शुरू हुआ, यहाँ से ये जहाँ से मेरी ये रेड लाइन शुरू हो रही है, जी 39,000 से शुरू होके तो ये सीधा ऊपर 67,000 की तरफ गया, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पे फाइनली उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, उसके बाद ये डोजी कैंडल बनी और उसके बाद से ये मार्केट इसने एक टॉप लगा के, तो ये दिखा रही है कि ये तकरीबन इस वक्त साइडवेज पे है मार्केट। हम्म। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज पे चल रही है वीकली पे, ठीक है। अच्छा, अब जब इस तरह की जब मार्केट्स आ जाती है ना, जिसमें मार्केट साइडवेज पे चली जाती है, तो इसमें होता ही है कि वो जो भी आप शेयर लेते हैं तो वो फौरन गिरना शुरू हो जाता है, जो आप बेचते हैं वो फौरन चढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप पैसे लूज करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जो अच्छे जो उस्ताद होते हैं वो हमेशा कहते होते हैं कि साइडवेज मार्केट में ना थोड़ा सा अपने आप को परे रखें, और अगर आपने पोजीशन लेनी भी है ना तो छोटी छोटी पोजीशंस लिया करें, और जैसे ही प्रॉफिट्स हों तो आप उनको बुक करके तो फौरी प्रॉफिट को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मैं कल आके बेच दूंगा या परसों बेच दूंगा तो वो आपको जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा ना तो वो निकल जाएगा आपके हाथ से, तो आपको परेशानी होगी। मसलन मैं आपको मिसाल दूं, ये हपको का देखें, डिविडेंड आने से पहले कुछ और रेट था, डिविडेंड आने के बाद कुछ और रेट हो गया। मतलब अगर अगर वो पहले से कोई बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेता तो उसको फायदा हो जाना था। या बैंक अल हबीब है, उसको भी इस तरह फायदा हो जाता है। मतलब आपको टाइम पे बेचना, टाइम पे खरीदना है ऐसी मार्केट में। अच्छा, इसके बाद अब आपको मैं ये तो था वीकली का, मैं आपको बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है आपका डेली चार्ट जो है, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर भी आप देखें कि ये जो आपका ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे जो आपका जो सेलर है ना सारा, वो 64,000 पे बैठा हुआ है। मतलब जैसे ही मार्केट 64,000 के अराउंड जाती है, वहां से फिर सेलिंग आती है, फिर नीचे गिरती है, फिर सेलिंग आती है, फिर नीचे गिरती है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो जो कि जिन्होंने जो यहाँ पे नहीं निकले थे ना 67,000 पे, तो वो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हम 64,000 पे निकलेंगे। तो ये जो आपका वॉल्यूम, ये क्योंकि हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स में वो जो है ना, ये वॉल्यूम प्रोफाइल, ये जो साइड पे देखें, ये जो नीचे वाले वॉल्यूम्स है ना, ये वाले, ये जो नीचे जो वॉल्यूम बार है, ये हमें ये नहीं बताती कि इसमें बायर्स कितने हैं और सेलर कितने हैं, या वो ये रेड होती है या ग्रीन होती है। ये जो होती है ना साइड वाले जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसमें ये देखें कि ये जो नीले वाले हैं ये बायर्स हैं, और जो रेड, ये जो येलो वाले हैं ये सेलर्स हैं। तो अगर मैं इनको ये ग्रीन और रेड कर दूंगा तो आसान हो जाएगा, लेकिन मैं तो चूंकि ये तो अभी डिफॉल्ट ही लगाया हुआ है, तो हम्म इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि, लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू पे जो अगर हम इसी को लेंगे ना, तो वो पर डे भी हमें ये हम यहाँ मतलब खाली यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम लगा सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। उसको हम कहते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज का मतलब ये है कि यहाँ से लेके, हम्म मैं आपको एक मिनट, हाँ, ये देखें इसमें जो जो होता है ना ये विजिबल रेंज, ये देखें इस वक्त स्क्रीन में यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो कुछ नजर आ रहा है ना, उसके हिसाब से ये बना हुआ है। इसको अगर मैं करना शुरू कर दूं छोटा, जो कि ये देखें, अगर मैंने इसको छोटा कर दिया है, तो वो अभी 64, ये जो है इसमें सॉरी, इसको, हाँ, ये इसको मतलब अब देखें कि मैंने इसमें वो जो जो लंबा चौड़ा थी वो खत्म कर दी और इसमें बहुत कम रेंज रख दी है। तो अब जो है ये 63, बजाय 64,500 के, ये 63,891 पे आपका सेलर बैठा हुआ है। यानी कि ये जो विजिबल रेंज का मतलब ये है कि जो कुछ आपकी स्क्रीन में इस वक्त नजर आ रहा है ना, उसके हिसाब से सेलर कहाँ बैठा हुआ है। ये हमें आसानी से ही बता देता है कि आपका जो सेलर है वो इस जगह पे बैठा हुआ है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये देखें कि इस वक्त ये by जो myself. मार्केट The only चल, thing that's kind of hard is sleeping. I have to kind of stay on one side. कंटिन्यू। अच्छा जी, इसमें अब आप ये देखिए कि ये इस वक्त ये ऊपर इसका टॉप लगा हुआ है। हम्म ये 67,000 का टॉप था। उसके बाद ये जो जगह है ना, ये 65,000 वाला है, जहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप लग चुका है, और उसके बाद ये नीचे गिरती है। तो अब चूंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी थी, तो यहाँ पे हमने ये जोन्स बनाए हुए हैं। ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, और ये चौथा जोन है। ठीक है। हम्म तो इस वक्त क्या हुआ है कि आपने ये देखें कि ये इस वक्त मार्केट देखें, एक इसको कहते हैं डाउ थ्योरी कहते हैं, कि उसने आपको हायर हाई और हायर लो लगा रही होती है, और लोअर लो और लोअर हाई लगा रही होती है। तो अभी क्या हुआ है कि ये देखें कि ये यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ना, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट। ठीक है। मैं कोई वॉल्यूम को बंद कर दूं। हाँ। अब ये मार्केट जो है, ये आपकी ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल रही है यहाँ, लेकिन ये जो नीचे वाली है ना, इसने हम्म यहाँ से इसको तोड़ा नहीं है। ये अभी यहाँ पे इसके ऊपर रुकी हुई है। ये जो अब आखिरी पर्पल बॉक्स रह गया यहाँ पे, ये आपकी आखिरी सपोर्ट है। अगर तो ये यहाँ पे रुक के तो अब किसी खबर का इंतजार करेगी, तो हमारे पास एक होप है कि मार्केट तो फिर दोबारा या तो साइडवेज ही रह सकती है, या फिर ऊपर जा सकती है, फिर दोबारा टच कर सकती है ये 67 को या 65 को। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे अगर हालात आपके बहुत खराब रहते हैं, तो ये गिरती है यहाँ से यूं। ठीक है। तो अगर ये यहाँ से यूं गिरती है, तो फिर इसके नीचे देखें, आपको कुछ भी नहीं है। ये देखें, यहाँ से इसके बाद कुछ भी नहीं है नीचे। तो फिर ये सीधा का सीधा ये 48,000 के ऊपर आके ये रुकने की कोशिश करेगी, या यहाँ पे इस तरह रुकने की कोशिश करेगी 45,000 पे आके, क्योंकि इसके बाद इसकी आगे रोके शोके खत्म हो गई हैं। ये जितनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगी हुई थी, क्योंकि साइडवेज चली गई थी, तो यहाँ पे नई नई सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगी हैं। हम्म ये 67,000 और ये 60,000 के दरमियान में। ठीक है।
तो इस वक्त ये है कि आपके पास आखिरी होप है, जो कि पिछला 58,500 या 600 का जो लेवल था, ये आपकी लास्ट होप है जिसपे आपको रोक लग सकती है। और अगर यहाँ पे मार्केट ना रुकी और इसको तोड़ गई तो फिर मार्केट में एक बाकायदा से नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ सफर शुरू होगा, जो कि 51, 50, 48, 49 की तरफ जाने के चांसेस हैं। ये सारा का सारा ये क्यों हो रहा है? ये सारा का सारा ये हो रहा है कि आपकी मार्केट को ये नजर आ गया था दिसंबर के अंदर कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का पीरियड शुरू हो रहा है। इसी वजह से एक अच्छा वाला ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने एक टॉप लगाया 67,000 का, और उसके बाद से 13 दिसंबर से मार्केट ने ये रुक गई। और उसके बाद आप ऊपर से जो है ना हायर लोज तो नए लगने शुरू हो गए, लेकिन अभी तक नीचे वाला ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह जो है ये वाली जगह, ये लोअर लो नहीं लगा। ये एक लोअर लो लगा हुआ है, लेकिन अभी उसके बाद नया लोअर लो नहीं लगा। ठीक है। और ये आपका यानी कि एक होप है कि भाई, या चूंकि अभी तक नया लोअर लो नहीं लगा तो हम अभी तक प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर तो हम नहीं गए। हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख तक मार्केट इन वेटिंग है। ये तो हो गई मार्केट की सिचुएशन। तो मैं अब आपको ये जो है स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। अच्छा, तो सर ये जो टेक्निकल नॉलेज है, आप इंडेक्स वगैरह के चार्ट को देखते हो, तो आपको यहाँ से क्या लगता है कि फर्दर नीचे जाएगा चार्ट मैंने इंडेक्स? कहा ना कि अगर तो ये 58,700 वगैरह का जो एरिया है, अगर तो यहाँ पे रुक जाती है और वेट करती है या फिर वापस ऊपर चली जाती है, तो हमारे पास ये होप तो है ना। आज की तारीख तक तो है। अगर कल को वो टूट गया मंडे को, तो हम्म। फिर वो नीचे जाएगी। फिर ऑब्वियसली फिर उसने नीचे जाना है, फिर वो 48, 49, 50, 51 तक जा सकती है। और सर अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सेटल हो गई, ये मामला जो है वो ये सेटल हो गया, तो फिर तब क्या फिर वो रुक मार्केट? जाएगी ना। फिर तो वो 50, वो जो 59,000 या 58,000 वाला जो एरिया, यहाँ पे रुक जाएगी और वेट करेगी। ये फिर पॉलिसी स्टेटमेंट्स का वेट करेगी, फिर आपके आईएमएफ का वेट करेगी कि क्या सिचुएशन है। फिर एक बैंड बन जाएगा, उसके अंदर ऊपर नीचे जाती रहेगी साइडवेज में। हम्म। सही। क्योंकि देखें, मार्केट अब जो ट्रेंड में जाएगी ना, अब वो आईएमएफ का एग्रीमेंट जो होगा ना अगला नए वाला, जी जी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो अगला जो बड़ा प्रोग्राम आएगा 10 बिलियन हम्म। का, 8 बिलियन का, या 12 बिलियन का, 20 बिलियन का, जो भी ये प्रोग्राम लेंगे, अगर वो हो जाएगा तो फिर हम आगे अप ट्रेंड में जाएंगे। हम ट्रेंड में जाएंगे। हाँ तो जी। सर आप यूजुअली जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपका क्या व्यू है? टेक्निकल को ज्यादा वेटेज देते हैं आप, ये फंडामेंटल्स को ज्यादा वेटेज देते हैं? रीवा, मैं बेसिकली तो मैं तो हूँ ही फंडामेंटल इन्वेस्टर। अच्छा। सही। हाँ, मैं तो टेक्निकल्स तो मैं उनको यूज करता हूँ अपनी मदद के लिए। हम्म। देखें, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं कि फर्ज करें कि मैं टैली ले लूं, फर्ज करें। हम्म। तो 25 रुपए पे मैं लेके फंस जाऊं, हम्म। और उसके बाद मैं 5 साल, मतलब पिछली बार 25 रुपए का रेट कब आया था? कोविड के आसपास ही आया था कि 25 रुपए का रेट टैली में। तो मैंने वो ले लिया और आज तक मेरी बारी नहीं है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं वो आपको। हम्म। अच्छा, सेम उसकी जगह पे मैंने पोल लिया हुआ है, फर्ज करें। हम्म। 450 में भी मैंने पोल ले लिया, फर्ज करें। तो मैं उस दौरान देखें, टैली में मुझे कुछ भी ना मिला, मेरे पैसे भी गए। हम्म। और मैंने पोल लिया हुआ है, तो उस दौरान मुझे हर 6 महीने के बाद कभी 30 रुपए मिल जाते हैं, कभी हम्म। 60 रुपए मिल जाते हैं, कभी 50 रुपए मिल जाते हैं, मुझे कुछ पैसे तो मिलते हैं हम्म। ना। तो मेरी कंपाउंडिंग भी होती रहती है। और मैं फर्ज करें 450 का पोल लिया हुआ है, तो मैं वो जो भी मेरा डिविडेंड वगैरह आता है, तो मैं उसी के और मजीद पोल लेके डाल देता हूँ, तो मेरी प्राइस खुद ब खुद नीचे गिरती जाएगी। हम्म। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसे शेयर्स के अंदर आपने लेते हैं कि देखें, इसमें ये होता है कि जो पोल है वो उसका एक बैंड चलता है, चाहे मार्केट साइडवेज हो चाहे कुछ भी हो ना, तो इसका एक बैंड चल रहा होता है। वो 380 रुपए से लेके तो 450 रुपए तक का एक बैंड है। हम्म। और वो साल में 2-3 दफा जाता है, 4 दफा भी जाता है। तो आपको मसलन अगर उसकी डिविडेंड यील्ड जो है पोल की, फर्ज करें वो आपके पास है तकरीबन 20% की या हम्म। 18% की, तो अगर आपने साथ ये कैपिटल गेन भी उसका साथ मिला के अगर आपको खेलना आता है, तो हम्म। आप पोल में 50-60% साल का कमा लेते हैं। हम्म। इसी तरह एफएफसी में देखिए, एफएफसी में 90 रुपए से लेके तो 110 रुपए तक उसकी एक रेंज है।
अभी तो खैर 120 तक चली गई थी ना, मैं तो अभी नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ। मार्केट साइडवेज है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट 37,000 पे है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये चाहे 37,000 के भी रेट्स, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उस वक्त भी यही रेट, आजकल भी यही रेट है। लेकिन उसमें यह है कि आप 90 रुपए का लेके 110 रुपए का, ये साल में 3-4 दफा 5 दफा ऐसे होता रहता है। और डिविडेंड से पहले, डिविडेंड के बाद लगातार ये रैलीज चल रही होती हैं। और इमीडिएटली जब एक्स डिविडेंड होते हैं तो इमीडिएटली फिर ये साथ ही डिविडेंड भर भी लेते हैं। ठीक है ना, मसलन वो अगर 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 वो उसने 5 रुपए दिए हैं एफएफसी ने, तो 5 रुपए गिरेगा तो साथ थोड़ी और करेक्शन आएगी तो 10 रुपए गिर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो वापस 10 रुपए ऊपर चला जाएगा। तो आपने जहाँ पे नीचे लिया तो 10 रुपए वो भी तो कमा लिए ना, अगला डिविडेंड तो देर बाद आएगा। ये बात है, सही। तो आपने अपने वो जो सेम शेयर जिसको आप डिफेंसिव डिफेंसिव कर रहे होते हैं, उसके अंदर अगर आप 50-60% कमा लेते हैं तो और क्या चाहिए आपको। 50-60% जो किसी भी शेयर के अंदर कमाई, बहुत बड़ी कमाई है स्टॉक एक्सचेंज। ना आपको बैंक देता है, ना आपको जमीन देती है। ये तो आपको डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर मैं काम करने के तरीका बता रहा हूँ ना। आपने एंग्रो है, वो 240 250 से लेके तो 290 रुपए तक तो आम इसका बैंड है। तो आपने एंग्रो कॉर्पोरेशन 240 50 260 पे लेके और 300 रुपए 40 रुपए हर मूवमेंट में आप लेते रहते हैं। फिर इसी तरह आप आ जाएं ये ओजीडीसी में आ जाएं, किसी भी जो डिविडेंड ईफर्ट में आप देख लें, अभी ये 3-4 महीने पहले 80 रुपए पे था। तो 80 रुपए से लेके तो 100 रुपए तक तो इसकी नॉर्मल मूवमेंट है ईफर्ट। ये सिक्लिकल नहीं है। ईपीसीएल के अंदर प्रॉब्लम है। ईपीसीएल 100 रुपए पे भी चला गया था, आपको पता था, सारे लोग कहने लग पड़े थे कि ये ईफर्ट न्यू ईफर्ट है। तो मैं उसको हंसता था कि न्यू ईफर्ट, ईफर्ट तो सारा साल ऐसे रहता है, तो न्यू ईफर्ट एक सिक्लिकल स्टॉक को न्यू ईफर्ट कैसे कह सकते। तो ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं ना, ये आपका इंश्योरेंस है। ये आपको नुकसान में नहीं जाने देते, और प्लस आपको ये कैपिटल गेन्स भी देते हैं, और प्लस ये आपको डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, और इसमें बोनस वगैरह भी मिल जाते हैं। जिस तरह मिल्लत है उसमें काफ़ी बोनस भी बीच में आ जाता है, ठीक है ना। हाई नून है, उसके अंदर भी बोनस बीच में आ जाता है, ऐसा डिविडेंड भी आ जाता है 10-15 रुपए का। तो ये आप जो इनकी रिटर्न्स होती हैं वो अच्छी भली रिटर्न होती है, ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको काम करना है। इशू कहाँ पे आ जाता है कि देखें, दुनिया में खरीदारी के लिए जो बटन दबाना होता है ना, बहुत आसान होता है। मतलब आपने बाय करना है, आपने बगैर किसी रेट को देखे हुए कि मैंने किस रेट पे बाय कर लिया, आपने एक बटन दबाया, बाय हो गया। लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं ना, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती है। अब अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपके अंदर लालच है कि भाई मैं अगर अभी आज बेच दूं, हो सकता है बस फर्ज करें वो 80 रुपए का आज, तो मैं कहता हूँ मैं हो सकता है 100 रुपए का हो जाएगा। तो मुझे मुझे वो जो लालच है ना, मुझे वो बेचने से रोकेगा। सही। अच्छा, और अगर वो मैं लॉस में हूँ तो तब भी वो, मतलब अगर छोटा भी लॉस है तब भी मैं कहूंगा नहीं यार चुप ही कर लो, मैं नहीं नहीं बेचता, हो सकता है कल को ये चढ़ जाए। तो ना वो आपको ग्रीड बेचने देती है, और ना ही आपको जो है ना फियर वो बेचने देता है। तो ये जो ग्रीड और फियर की गेम है, जब आप इससे आज़ाद हो जाते हैं ना, तो फिर आप मार्केट में कमाना शुरू करते हैं। मसलन अगर मैंने 10-15 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या मैं आसानी से सो गया हूं, तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं मार्केट से कमा सकता हूं। और अगर मैं रातों की नींद उड़ गई है कि मैंने 10 लाख का लॉस कर लिया, तो मैं इस मार्केट के लिए नहीं बना हूं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मैं अभी भी मैं एक इंटरव्यू में मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम कहाँ किसको आती है, जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं ना, जो मार्केट में आते हैं, या जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो पेंशनों को लगा के बैठे होते हैं। साफ ज़ाहिर है उन्होंने ये सब कुछ बहुत मुश्किल से, मुलाजमत पेशा भी 10-15 हज़ार रुपया बचा ले महीने का, 20 हज़ार, या जिसकी ज़्यादा तनख्वाह है वो 1 लाख रुपए बचा लेगा, 2 लाख बचा लेगा। उस 2 लाख मार्केट में उड़ने का तो इकट्ठा 10 लाख उड़ जाता है, तो सारा कुछ ही उसका उड़ जाएगा। अमीर से अमीर वो कोई डायरेक्टर भी होगा किसी कंपनी का, एमडी भी होगा, अगर वो 5 लाख रुपया भी महीना बचाता है तो मार्केट को उससे क्या फर्क पड़ता है। मार्केट तो 2 सेकंड में उड़ा के वो 10 लाख रुपया उसका लॉस हाथ में खड़ा कर देगी, तो उसकी नींदें उड़ जाएंगी। जो मुलाजमत पेशा आदमी होता है ना, उसकी भी नींद उड़ जाती है कि मेरी तो सारी सेविंग है, और जो रिटायर्ड आदमी है उसकी भी नींद उड़ जाएगी।
तो ये जो बिजनेसमैन होता है ना, जिसने दुकान खोली होती है, जिसने रेस्टोरेंट खोला होता है, जिसने जमीनें शमीनें ली होती हैं, उनको ये पता होता है कि ये प्लॉट अभी इस साल 1 करोड़ का है, तो पिछले साल 80 लाख का था, या अब आज 80 लाख का हो गया। तो 20 लाख का लॉस बुक करके बैठे होते हैं आसानी से, कोई सो भी रहे होते हैं आसानी से। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो रिस्क टेकर होता है। सही। रेस्टोरेंट है वो, इस महीने अच्छा चल गया, अगले महीने बुरा चल गया, तो वो भी नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है ना। यस, पूरा साल वो नया रेस्टोरेंट खोला है तो पूरा साल वो लॉस में रहता है, कभी कभी ना कभी तो चलेगा। तो जो लोग अपने वो अड्डे की उम्र पूरी कर लेते हैं, वो कहते हैं ना, ठिए पे बैठे रहते हैं, उठते नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाबी उनके कदम चूमना शुरू कर देती। क्योंकि शॉर्टकट कोई नहीं होता, आपको हर जगह पे टाइम देना पड़ता है, आपको वहां पे अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर कराना पड़ता है, ताकि लोग आपको जाने पहचाने कि हाँ जी, ये इस जगह पे इतनी देर से बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, फ्रॉडिया नहीं है, ये है वो, तो वो उसको वहां पे वो कमाना शुरू कर देगा। दुकानदार है, मोहल्ले का दुकानदार है, ग्रोसरी स्टोर है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी धाक बिठा लेगा कि जी असली चीजें बेचता है, ये इसमें मिलावट नहीं करता, ये नहीं करता। दूध दही की दुकान खोली है तो आपको वो भी चलाने में टाइम लग जाता है। तो ये सारा जो सिलसिला है ना, तो इसमें ये फिर माइंड सेट की बात आ जाती है। इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। कि भी जब कि एक तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज्यादा उछलें ना, लॉस हो रहा है तो आप ज्यादा जमीन में ना धंसें, आप एक रोबोटिक एटीट्यूड रखें कि इसमें प्रॉफिट और लॉस जिंदगी का हिस्सा है। और ये भी मैंने प्रॉफिट किया। जब हम ये इंटरनेशनल करेंसीज में जब हम ट्रेड करते हैं, तो हमने ये एक हिसाब रखा होता है कि अगर हमने 10 ट्रेड्स ली हैं, क्योंकि वो इतनी वॉलेटिलिटी होती है और इसमें ट्रेड्स भी इतनी छोटी होती हैं, हम ये भी नहीं कर सकते कि जी इसको महीना एक ट्रेड लेके बैठे हुए हैं करेंसी में। तो हम जब उसको हमने 10 में से अगर हमने 4 भी सक्सेसफुल ले लिए हैं, और अगर हमने रिस्क टू रिवॉर्ड उसका 1 to 2 रखा हुआ है, तो हम फिर भी जीत जाते हैं। ठीक है ना, कि अगर हमने लॉस हम 1% रखा हुआ है और रिवॉर्ड हमने 2% पे बुक करना है, तो 4 अगर लेंगे तो 8% हमारा यानी कि विन रेट हो जाएगा। तो और अगर हमने 6 लूज कर दिए हैं, तो मतलब 6% हम लॉस करेंगे, 8% हम प्रॉफिट करेंगे, तो फिर भी हम 2% प्रॉफिट में करेंगे। तो ये एक नॉर्मल सक्सेसफुल रहने का तरीकाकार होता है कि लॉस भी आपको साथ, ये कारोबार में प्रॉफिट और लॉस आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तो जब तक आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए हैं, तो वो तो दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है। उसके लिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं, या न्यू कमर्स होते हैं, या ये जो पेंशन वाले होते हैं, इनको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जाना चाहिए। और या फिर ये किसी मेंटोर के पास जाएं जो कि ईमानदार टाइप हो। ब्रोकर्स का प्रॉब्लम आ जाता है कि वो चूंकि उसमें वो जो क्या कहते हैं, आपका मफाद वाबस्ता होता है सेल परचेज से, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा वो जब आपको मशवरा देता है ना, तो वो उसमें उसका ऑब्वियसली उसका कारोबार भी उसके सामने होता है कि मैं इसको कोई WTL वाले शेयर भी लेके दूं, मैं इसको कोई DFML वाले शेयर भी लेके दूं, ताकि ये ज़्यादा सेल परचेज करे, मेरा ज़्यादा कमीशन बने। 1 लाख WTL ले लिया, 1 लाख पेस ले लिया, ठीक है ना। तो ये ब्रोकर्स के ये भी कई दफा इश्यूज पड़ जाते हैं। तो वो ये जो जितने ये जो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, ये आपके वो क्या आपकी क्या थी वो आपका वो जो एक बंदा जो करता है, ये इको क्या था वो, कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज है? एक इके एक तो ग्लोबल। चेज है ना, है इके ग्लोबल। इके ग्लोबल। इके 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 ग्लोबल, ग्लोबल। जी जी। वो जो भी है, मतलब उस टाइप के बंदे आप ढूंढें, हम्म। ठीक है ना। तो आप उनसे मशवरा लें। ये मलक सलमान, अरशद वगैरह ये भी एडवाइजरी में करते हैं, ठीक है ना। इस तरह और भी मुझे तो नहीं पता, ये तो यूट्यूब पे ही मैंने देखे हुए ना, मैं तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बंदे ढूंढे आप। हम्म। तो आप उनके साथ मशवरा लें, कम से कम वो ब्रोकर नहीं है, उनका मफाद तो वाबस्ता नहीं है ना। हम्म। तो वो आपको मशवरा देंगे, और वो फिर साथ आपकी वो सिचुएशन को भी समझेंगे कि भाई तेरी एज क्या है, तू कितनी देर रख सकता है, तेरे पैसे कितनी देर रहने हैं, तो आपको फिर कोई ना कोई चीज गाइड करेंगे। एक चीज जब आपको आती ही नहीं है, तो आप वो कैसे उसमें छलांग मार देंगे, तो आप उसको लॉस ही लॉस खाएंगे। और मार्केट जो है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी गलती माफ नहीं करती। ये इतनी क्रूल होती है मार्केट, कि अगर आपने ये गलती की और आप चुप करेंगे ना, मैं नीवी नीवी होकर निकल जाऊं, वो नहीं आपको वो सही। जो आपके साथ हर हालत में वो आपसे तावान लेगी, वो कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश, हम्म। ठीक है ना, वो आपको दे के जाना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, फार्मा सेक्टर में आपका क्या व्यू है? आपने कोई एक्टिविटी की है इन पिछले लास्ट वीक?
अच्छा, उसमें फार्मा का मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि देखें उसमें इन्होंने क्या किया कि अभी इन्होंने जो ये विटामिन्स और मिनरल्स को डीरेगुलेट किया। अभी इसमें ये था कि ये चूंकि हमारा ये जो ड्रैप और ये जो कैबिनेट वगैरह जो है ये इन्वॉल्व होती हैं इसकी प्राइसिंग में। हम्म तो इन्होंने पिछले 8-10 साल से, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा फार्मा में मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा है, आपको पता है हम्म मैं फार्मा के बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा हूँ पाकिस्तान में। हम्म उसके अलावा मैंने मतलब इसकी मल्टीनेशनल कंपनीज की मैंने मार्केटिंग भी की हुई है। फिर उसके हम्म अलावा फिर मैंने मेरा रिटेल का बहुत बड़ा तजर्बा है। मैं लाहौर में सबसे पहली चेन मेरी थी फार्मेसीज की। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो फार्मा का इशू ये है कि जब हम थे ना, अ, आज से 15-20 साल पहले, तो हम्म हमारा जो नॉर्मल जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था ना नॉर्मल चीज़ों में 400%, 500% था चीज़ों हम्म, में जो मैन्युफैक्चरर को। सही। क्यों? कि उसमें एक ये सीन था कि मसलन जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो जब उसकी प्राइस मुकर्रर होती थी ना, तो वो एक बेंचमार्क हो जाता था कि फर्ज करें कि एक कोई भी दवाई पैरासीटामॉल है, कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी की है तो उसको फर्ज करें उसकी 500 रुपया कीमत होगी। मैंने कहा मैंने भी बनानी है पैरासीटामॉल, तो कीमत 500, मुझे भी 500 मिल जाएगी। हम्म लेकिन मैं चूंकि लोकल मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने अपना चलाने के लिए मैं वो जो है ना दुकानदार, उसको मैं वो 200 रुपये में बेच रहा हूँ। कीमत 500 रुपये ऊपर लिखी हुई है। आप इसी को अंडरस्टैंड करें, मैं आपको पता की बात हम्म बता रहा हूँ कि हम्म फार्मा में कारोबार इस तरीके से होता था कि मसलन एक जो मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि जो भी अपनी रिसर्च प्रोडक्ट लेके आया तो उसको एक प्राइस मिल गई कि हम्म आप इतने का बेच सकते हैं। तो वो जो प्राइस है उसको बेंचमार्क प्राइस कहते थे। अब एक और बंदा आया कहता मैं भी ये बनाता हूं। हम्म उसको कहा अच्छा चलो तुम भी अपने डब्बे पे 500 रुपया लिख लो। हम्म इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, MRP हर डब्बे पे लिखा होता है। हम्म लेकिन जो अब चूंकि वो जो उसका तो ब्रांड है, उसके पास 500 बंदों की मार्केटिंग, वो जो सेल्स रेप होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उसके प्रोफेसरों से भी ताल्लुकात हैं, डॉक्टरों से भी ताल्लुकात हैं, स्टाफ है, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। वो हम्म हर एक को पैसे यानी कि वो खुला डुल्ला बांट सकता है, उसकी कमाई बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा है वो बिल्कुल बेचारा मातर सातड़ है, उसने सिर्फ एक मार मारा के एक फैक्ट्री लगाई हुई है। हम्म अब वो उसने ना ही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतने ज्यादा रखने हैं, हम्म 2-4 रख लेगा ज्यादा पूरे पाकिस्तान, और ना ही वो इतने डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हैं। हम्म वो होलसेलर्स के थ्रू, ये जिस तरह लोहारी है या जिस तरह कराची में आपकी होलसेल मार्केट है दवाइयों की, का पता नहीं क्या नाम है, लाहौर में जो है ना होलसेल मार्केट लोहारी है। हम्म इसी तरह पेशावर में भी होलसेल मार्केट है, तो वो होलसेल मार्केट्स के थ्रू डील करता है। तो होलसेल मार्केट को वो कहेगा भी कीमत 500 रुपया लिखी हुई है लेकिन तुझे मैं 200 रुपया देता हूँ। सही। तो अब जब मुझे लालच आएगा ना, मैं अगर होलसेल की दुकान मैंने लोहारी में रखी हुई है, तो मुझे वो लालच आएगा कि भाई मैं इसकी क्यों बेचूं, वो जो 500 रुपया मल्टीनेशनल है वो मुझे 15% देता है मैक्सिमम, बीस हम्म परसेंट तो उसमें मैंने रिटेलर को 15 देना है, तो 5% में मैं कारोबार करूंगा। और जब वो रिटेलर जब मुझसे माल लेने आएगा ना, वो कहेगा मैंने डिस्काउंट की देने, तो वो उस 5% में से भी मैं उससे 1-2% मजीद छोड़ दूंगा। तो मेरा जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसका बेंचमार्क जो प्राइस है, वो उसका कारोबार करने में मुझे इतना फायदा नहीं है। जबकि वो ये जो बंदा जो 200 रुपये में दे रहा है ना मुझे, हम्म तो मैं क्या करूंगा कि 100 रुपया इसमें मुझे 100 रुपया बचेगा, और से जो दुकानदार आएगा ना वो कहेगा मैं तुझे ये 300 रुपये में देता हूँ। सही। ठीक है। तो हम्म वो दुकानदार 300 रुपये, वो जो 300 रुपया मुझे दे के, तो आगे जाके वो चूंकि मैं और आप जा रहे हैं ना दुकान पे, हम्म तो मेरे और आपके पास तो ये कोई मेथड या मैकेनिज्म नहीं है कि इसने कितने की खरीदी है। वो हम्म कहेगा ये दवाई भी इतने की, ये दवाई भी वही है। वही। आप जब भी कोई भी बंदा दवाइयों की दुकान पे जाता है, तो दुकानदार आपसे क्या बहस करता है कि ए भी वही है, ए भी वही है। हम्म ठीक है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 रुपए ਛੱਡ देना, तो ਇਹਦੇ ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ 5 रुपए ਛੱਡ सकता। तो आप वो जो आप भी लालच में आ जाते हैं।
तो आप कहते हैं कि अगर ये दवाई वही है तो मैं क्यों ना 20 रुपए का डिस्काउंट क्यों ना लूं। तो आप फिर वो दवाई ले आते हैं, जबकि उसमें उस दवाई को 180 रुपए फिर भी उसको बच गए, जबकि अगर वो मल्टीनेशनल की दवाई बेचता है तो उसको टोटल 10 रुपए बचने। बिल्कुल। ये है दवाइयों के कारोबार करने का तरीका। अच्छा, ये तो था उस वक्त जब ये 300-400% प्रॉफिट था MRP मल्टीनेशनल की और लोकल की। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब सीन यहां से बदल रहा है। सीन अब ये हुआ कि अब डॉलर डी वैल्यू, क्या रुपया डी वैल्यू होना शुरू हो गया। मैं 10-15 साल पहले से लेकर अब की बात करूं कि अब रुपया डी वैल्यू होना शुरू हो गया। उस वक्त डॉलर 50-60-70 रुपए का था, 30 रुपए का भी डॉलर था। उस वक्त कुछ और सीन था, दवाइयों की कीमतें ऊंची थी उस वक्त भी। ठीक है। तो एक बहुत ही मनफियत बख्श कारोबार था। इसी वजह से उस जमाने में जो आपके जो PSX के अंदर जो दवाइयों की जो कंपनियां थी, उसमें वायथ थी, उसमें ऑर्गेनॉन थी, उसमें सनोफी थी। आप उनकी कीमतें तो देखें, जिस तरह ये यूनिलीवर की कीमतें हैं उसी टाइप की उनकी कीमतें थी। कोई 2000 की थी, कोई 3000 की थी। ठीक है। ये 100-100 50-50 वाली तो कंपनियां कोई थी ही नहीं उस जमाने में। तो ये सारी मल्टीनेशनल कंपनियां थी। बूट्स थी, एबट थी, वेलकम थी, बीचम थी, ये सारी तो ही। और इनकी इनकी कीमतें जो मार्केट शेयर मार्केट में बहुत ऊंची थी। तो ये जैसे ही डॉलर आपका चढ़ना शुरू हो गया, रुपया डीवैल्यू होना शुरू हो गया, तो इनके मुनाफे होने शुरू हो गए कम। ये जो 500% वाला था ना पहले, 300% हुआ, 300 से 200 हुआ। अब आजकल ये 30-40% वाला रह गया काम। इसी वजह से क्या हुआ कि सारी मल्टीनेशनल भाग गई पाकिस्तान से और वो सारे लोकल्स को दे गई। ये सर्ल जो थी, ये डार्लिंग ऑफ PSX कहलाती थी ना, तो ये अपने लोकल को बेच गई अपना नाम। वो भी महल कुछ देर के लिए उसने अपना नाम सर्ल यूज कर सकता, हो सकता है ये बाद में इसको नाम भी बदलना पड़े 10-20 साल के बाद। उसने कोई कोई ये मुआहदा करके जाते हैं कि भाई तू इतनी देर तक ये नाम तू ये हमारा यूज कर सकता है, और उसके बाद तू तुझे अपना नाम रखना है, हम तुझे अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तो वो ताकि कारोबार बैठ ना जाए कि भी मैं फर्ज किया कि मैं तो मुझे सर्ल की दवाई लेने की आदत है, तो अगर ये सर्ल की जगह पर्ल लिख ले तो मैं तो नहीं लूंगा, मैं कहूंगा ये तो नकली है। तो वो उतनी देर तक वो मैं सर्ल का नाम यूज करता रहूंगा और मैं दवाई खुद बनाता रहूंगा, ताकि फिर लोगों को अच्छा 15 साल से तो यही बंदा दवाई बना रहा है, अब आके इसने इसका नाम पर्ल रख लिया, तो मैं उसको फिर डाइजेस्ट कर लूंगा कि ओके है वही बंदा है, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो ये जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये अपने अपनी फैक्ट्रियां बेच के लोकल्स के हाथ बेच के तो पाकिस्तान से भाग रही हैं, क्योंकि ना वो इनको रिपेट्रिएशन अपना प्रॉफिट उसकी इजाजत मिलती है, डॉलर नहीं है, ये अपना मुनाफा बाहर नहीं बेच सकते। फिर ये है कि इनका जो गोरा है ना, वो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ये दवाइयों शवाइयों वाली, जब तक वही उसको तो वही आदत पड़ी हुई है कि मैंने 500% का मुनाफा लेना। उसमें क्या होता है कि तरीकाकार क्या होता है कि मसलन ये जो लोकल जो होते थे ये क्यों सस्ते थे और गोरा क्यों महंगा होता था, उसकी वजह ये होती थी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी थी ना, उसका रॉ मटेरियल उसके पेरेंट कंट्री से आता था। मसलन वो ये नहीं हो सकता था कि चाइना से इंपोर्ट कर ले। वो अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका से रॉ मटेरियल आता था, जर्मनी की है तो जर्मनी से आता था। तो बकौल उनके, और जो कि कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि मैंने दुनिया की हर फैक्ट्री देखी हुई है जाके, क्योंकि मैं खुद बहुत पाकिस्तान में बड़ा बिजनेसमैन फार्मा में। तो मैं जिस जमाने में मैं इनका यहाँ पे इनका कंसल्टेंट वगैरह भी था मैं उस वक्त, तो वो ये मैंने तमाम फैक्ट्रियां बाहर भी जाके, अमेरिका में भी जाके देखी हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जर्मनी में भी जाके देखी हुई है, और चाइना में भी मैंने सारी फैक्ट्रियां देखी हुई हैं। अच्छा, बीच में तो ये वाला काम भी शुरू हो गया कि चूंकि हम ये जो मल्टीनेशनल हैं ये अपने पेरेंट कंपनी से सिर्फ यहाँ पे, ये इसी वजह से इनको प्राइस ज्यादा मिलती थी। ये कहते थे जनाब हमने तो अमेरिका से हमारा रॉ मटेरियल आता है तो वो तो बहुत महंगा देते हैं, ये जो चाइना वाला है ये सस्ता आता है, ये इतना अच्छा नहीं होता, ये इसमें इसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है, दवाई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो वो हम तो अमेरिका, हम चाइना से नहीं मंगाते, चाइना का माल चाइना का है, हम तो अमेरिका से मंगाते हैं, इस वजह से हम महंगे हैं। अच्छा, अब ये जो लोकल है ये कहता था नहीं नहीं चाइनीज एक ही बराबर है, और रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल ही है, तो सारे ये एक जैसे ही होते हैं। तो बाद में जो फाइनली बाद में जब कहानी पूरी खुली तो पता ये चला
कि जब तक तो रॉ मटेरियल की जो फैक्ट्रीज थी यूरोप में और अमेरिका में मौजूद थी, तो उस वक्त तक तो ये वहीं से ही मंगा रहे थे। लेकिन फिर जब वो एक दुनिया में एक ये फिनोमेना आया कि जिस तरह टीवी सारे के सारे उठ के चाइना चले गए बनने, चाहे वो फिलिप्स का था चाहे कोई भी था, वो सारा चाइना में बन रहा है या मलेशिया में बन रहा है। जो माइक्रोचिप्स थे वो वियतनाम में चले गए, ताइवान में चले गए, ठीक है ना। यानी कि कंसंट्रेशन शुरू होगी ना, कि रॉ मटेरियल फलां मुल्क बनाएगा, टेलीफोन फलां मुल्क बनाएगा, कारें फलां मुल्क बनाएंगी, तो वो सारी की सारी कारें उस मुल्क में चलेगी बननी, वहां से फिर सारी दुनिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो गई और सारी चीजें वहां से जा रही थी। तो 10-15 साल तो ये होता रहा कि मल्टीनेशनल क्या करती थी कि चाइना से वही रॉ मटेरियल जो हमारा लोकल वाला ले रहा था, चाइना से वो मंगाती थी अमेरिका, और अमेरिका में फिर दोबारा अपने डब्बे बंद करके तो हमें पाकिस्तान को बताइए कि लो जी अमेरिका तो बनया है। तो 10-15 साल अगर उन्होंने वो जो थे ना मार्जिन के, भी हमारा डॉलर गिर रहा था या चढ़ रहा था, जो भी रुपया डीवैल्यू हो रहा था, तो उन्होंने अपना वो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 400-500% का इसी तरीके से मेंटेन किया कि मंगाते वो चाइना से थे, ऊपर लिखते थे मेड इन यूएसए और इधर भेज देते। काफी देर तक तो ये भी बफर चलता रहा, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने सरवाइव कैसे किया। काफी देर तक तो ये सिस्टम भी चलता रहा, 8-10 साल ये चल गया, उसके बाद फिर मजीद गिरता गया, क्योंकि एक चीज की तनजुली की कोई हद होती है ना। हम काम 50-60 रुपए से शुरू हो गए, तो आज हम 300 रुपए या 350 रुपए पे पहुंच चुके हैं, और हो सकता है आइंदा 500-600 रुपए पे भी चले जाएं, जो हमारे हालात है डॉलर के। तो वो जो थे, जो चीनी रॉ मटेरियल डायरेक्ट मंगा रहे थे, उनका भी प्रॉफिट ठीक ठाक बन रहा था, इनका भी प्रॉफिट इन्होंने मैनेज कर लिया था कि चाइना से मंगा के हमें ठोकी जा रहा, और हमें कह रहे थे कि जिन्हें हमारी बेहतरीन दवाई है, वो कह रहा था मैं आपको सस्ती दवाई दे रहा हूँ। तो फाइनली ये सारे एक ही बराबर खड़े हो गए। जब एक बराबर खड़े हो गए तो गोरे ने कहा भी मैं नहीं काम करता। वो होता है ना कि जिस तरह क्रिकेट में बच्चे कहते हैं मैं नहीं खेलना, वो चुप करके उसने फैक्ट्री में कहा "ए, रखो तुसी सारी फैक्ट्रियां आप, तो मैं जा रहा वो चला गया। तो अब सारा का सारा हाथ आ गया लोकल्स के, और अब लोकल्स भी बैठ गए हैं कि भी ये 20-25% का वाला काम तो हमसे नहीं होता, अब हमें दो प्राइस इंक्रीज की इजाजत। अब आते हैं सबको भी 200-400-500 वाली पड़ी हुई। देखिए ना, मैंने कारोबार शुरू किया, अच्छा भला मेरा 400-500% का मुनाफा था। अब आप मुझे कही जा रहे हैं कि तू 15-20% पे कर, 30% पे कर। अब कोई है, मैंने मेरी तो सारी फिजिबिलिटी खराब कर, मैं क्यों दवाइयों की फैक्ट्रियां लगाऊं, बताएं मुझे। तो उसके नतीजे में ये सेक्टर बैठ गया, और ये काफी देर से परफॉर्म नहीं कर रहा, और इसमें अभी कोई फिलहाल कोई उम्मीद भी नहीं है। ये जो आपको ये 5-10%, 15% इंक्रीज करने की इजाजत देते हैं, आप यकीन जाने ये वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा होता, क्या कौन सा मुहावरा होता है कि ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जो है या तो इनको आप सीधा सीधा 100-100, 200-200, 300-300% की प्राइस इंक्रीज की इजाजत दें। अच्छा, अब इन्होंने इसका फिर क्या नतीजा, इन्होंने इन्होंने इसका हल एक ये निकाला कि भाई चूंकि ये एक पॉलिटिकल मामला है और गरीब आदमी शोर मचा देगा, लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे कि शुगर वाले की दवाई अगर 600% महंगी हो जाए, और ये दिल वाले की जो दवाई है वो भी इतनी महंगी हो जाए, तो वो अगर हम इनकी कीमतें इस तरह एक शुतर बेमहार मुर्ग की तरह बढ़ा देंगे, तो वो तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्होंने शुरू कहाँ से किया कि ये वाइटामिन और मिनरल्स से शुरू किया। तो उसके ये था कि दुनिया में ये जो इस तरह वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, या ओवर द काउंटर ओटीसी इनको कहते हैं, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती है, वो जो चीजें होती है ना, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, और वो मेडिकल स्टोर की जगह जनरल स्टोर भी बेच सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह आजकल ये पैरासिटामॉल, पैनाडोल तो आपको स्टोर पे भी मिल जाती है ना, ग्रोसरी स्टोर पे भी मिल जाती है। तो लेकिन है कि बाकी जो दवाइयाँ वो उसकी कीमत फिक्स्ड है, और वो दवाइयों की दुकान से ही मिलती हैं। जबकि दुनिया में ये ऐसे नहीं है। दुनिया में ये है कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए दवाइयों की दुकान की जरूरत नहीं है, वो जनरल स्टोर्स पे भी मिलती हैं। खासतौर पे जिस तरह ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दवाइयाँ हैं, फिर बुखार वगैरह की ये पैनाडोल वगैरह की दवाइयाँ हैं, ये छोटी मोटी डायरिया की दवाइयाँ हैं,
और उसके बाद फिर ये मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ठीक है ना। ये वाइटामिन और मिनरल्स की दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री। हालांकि मैं हमेशा कहता था बीइंग अ डॉक्टर कि भाई अगर आपका खाना सही है, आप दालें, रोटी, सब्जी, गोश्त खा सकते हैं और आप फल खा सकते हैं, तो आपको किसी मिनरल्स और वाइटामिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता कि आप वो डेफिशिएंट हो उस चीज में। अगर आप वो नॉर्मल ऑर्गेनिक खा सकते हैं तो आपको कैप्सूल खाने की क्या जरूरत है। तो और आप ये जितनी विटामिन्स वगैरह लेते हैं, ये सारी की सारी एज सच इसी तरह बजाय बॉडी में एब्जॉर्ब होने के ज्यादातर एक्सक्रीट हो जाती है। कोई फायदा नहीं होता इसका मेडिकली। तो उसमें यह है कि इन्होंने फिर अब ये किया है लेकिन फिर भी ये चूंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये विटामिन और मिनरल्स की नंबर वन इंडस्ट्री इस वक्त है। क्योंकि हर कोई कहता है मैं कमजोर हाँ, मुझे कमजोरी है। वो घर में जाओ तो बीवी कह रही होती है मेरे पट्टियां से दर्द है, तो फिर और ये सारा साइकोलॉजिकली होता है। वो उसको जैसे ही आप वो कहेंगे यार तो विटामिन की गोली खा ले, फौरन ठीक हो जाती है। तो चूंकि ये सारा हम डिपेंडेंट हो साइकोलॉजिकल, गए हैं सब दवाइयों में हाँ ना हाँ, तो पहले। सारा चूंकि साइकोलॉजिकल मामला है तो वो जिस तरह होता है ना कि वो कहती मैं आपकी काम करने वाली कहती मैं जरा ड्रिप लगा ले आऊँ, ड्रिप लगवा रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर को कहती है ड्रिप लगाओ। तो मैंने ऐसे डॉक्टरों को भी देखा है वो जो सीधा उसको सिर्फ वो नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप लगा देते हैं और उसके अंदर लाल रंग भर देते हैं तो वो साथ ही ठीक हो जाती है। साइकोलॉजी मामला है। हाँ हाँ, तो वो या न्यूरोपियन की एक टीका अंदर लगवा लेते हैं ड्रिप में, उससे भी हम्म वो कहते हैं सानू ताकत आ गई, तो बेहतरीन तरीके से वो वापस आ जाते हैं। हम्म तो ये जो सीन है ना, ये उन्होंने कहा कि इसको डी रेगुलेट कर देते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन। अब वो डी रेगुलेट हो गया तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि शुरू में तो देखे ना वो एकदम एक चीज 50 रुपए की मिल रही है ना, वो 100 रुपए पे चली जाएगी। हम्म नहीं नहीं, लेकिन चूंकि जब डी रेगुलेट हो जाएगी तो फिर किसी को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले अगर 20 लोग बना रहे हैं फिर 100 बनाना शुरू कर देंगे। हम्म हर कोई कहेगा ना इसमें 5-5 100% मिल रहा है, बड़ा प्रॉफिट है, तो बहुत सारे लोग फिर अंदर आ जाएंगे मार्केट। तो हम्म फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो अपना मुनाफा कम करते 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 नीचे लाना शुरू कर देंगे कि भाई वो हम्म 100 रुपए की कीमत को कहेंगे अच्छा चलो मैं 80 दी बेचना, 80 वाला कहेगा मैं 60 की। कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो फिर ये ओवर 5-7 साल 10 साल बाद ना कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। ये होता है डी रेगुलेशन का फायदा। इनिशियली होता है कि शुरू में आपको एक सर्ज मिलती है, ऊपर चली हम्म जाती है क्योंकि आपको एकदम स्प्रिंग खुलता है ना। तो वो जो मौजूदा प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं कमान दा बेहतरीन मौका है, तो अब हम अपनी मर्जी से कीमत रख लेते हैं, तो वो कीमत को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही वो उनको पता, दूसरों को जब पता चलेगा कोई 500-500% मुनाफा कमा रहे हैं, हम्म तो ਅਸੀਂ भी शुरू करने हैं, ਅਸੀਂ भी बनाने हैं। तो सारे ही वो बनाना शुरू कर देंगे। ये भी एक ह्यूमन साइकी है। तो साइकिल। साथ ही जब सारे बनाना शुरू कर देंगे तो फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ये जिस तरह सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं कि अगर अगर ये कार्टलाइजेशन ना करें तो 1200 रुपए की बोरी की जगह 600 रुपए की भी बोरी बेच रहे होते हैं एक टाइम पे। बिल्कुल। हाँ, तो ये है इसका, ये इसको। और अब जो आइंदा ये अभी पहला स्टेप हुआ, आइंदा ये होगा कि सारे के सारे इसका एक ही हल है कि सब कुछ ये डीरेगुलेट कर दें और मार्केट कंपटीशन को और मार्केट सप्लाई और डिमांड को अपनी जो है ना प्राइसेस मुकर्रर करें, सर। बजाय कि इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे। उसके नतीजे में क्या होगा कि कोई नई रिसर्च नहीं आएगी पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती रहेगी। तो कोई भी पाकिस्तान फिर मेडिकल फील्ड में दवाइयों में बहुत पीछे चला जाएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी ये जो जो इस वक्त जो दुनिया में जो लेटेस्ट जो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन चल रही हैं उनमें से एक भी पाकिस्तान में अवेलेबल। अब ये एक एक मिररलैक्स एक ब्रांड है, एक कोलेस ब्रांड है, ये बाहर जनरल स्टोरों पे रुल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं। और ये सबसे जिसे कहते हैं ना कि मुजरब नुस्खे हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन जो दुनिया में हर 100 में से 50 लोगों को, सारे बुढ़ों को हुई होती है। हम्म जिसको डायबिटीज है वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, क्योंकि वो दवाइयां ही ऐसी होती हैं कि जो कि जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उसको साइड स्लो इफेक्ट। करती है। हम्म उसको गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं, जो ये स्लो करती हैं और इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को भी स्लो करती हैं। तो उसके नतीजे में हर डायबिटिक बंदा जो है वो कॉन्स्टिपेटेड, हर बूढ़ा आदमी कॉन्स्टिपेटेड, हर फौजी, ये जो पहाड़ों पे होते हैं जहाँ पे फाइबर्स वगैरह नहीं इनको मिलती थी,
ये कॉन्स्टिपेटेड, तो सबको ये उसकी दवाई की, लेकिन वो एक ऐसी दवाई चाहिए जो कि साइड इफेक्ट्स ना पैदा करे। यहाँ पे जो दवाइयां मिलती हैं उनमें साइड इफेक्ट्स ही साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल। हाँ, तो ये अगर आपने दुनिया में लेटेस्ट रिसर्च के साथ आपने रहना है, मौजूद कायम रहना है, तो आपको ये डीरेगुलेट करना पड़ेगा और हर चीज अपनी सप्लाई और डिमांड के मुताबिक खुद ही कीमत फिक्स करेगी। तो ये अब उस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन ये 10 15 20 साल में सारा का सारा मंसूबा मुकम्मल होगा। और जब तक वो नहीं होता तो दवाइयों की जो कंपनी है ना, वो क्योंकि अगर ये जो प्रॉफिट्स हैं जो दवाइयों वाले, ये उसी वक्त ही वो उस लेवल पे जा सकते हैं 400 500% लेवल पे, कि अगर तो इनको फिर वही वाली प्राइसेस मिल जाएं। अगर उस जमाने में उनको 500 रुपये मिलती थी, फिर आजकल तो फिर उसको 3000 रुपये वो प्राइस मिलनी चाहिए ना उसी डब्बे की, जो उस जमाने में 500 रुपये का था। तो वो हो नहीं सकता, वो ये इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, ये नहीं देने, ये नहीं देंगे। 3000 रुपये कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो लोग सारे सड़कों पे आ जाएंगे। अफोर्ड नहीं कर तो सकते। ये वजह है फार्मा सेक्टर के ना चलने की। ये अच्छा। मैंने आपको पूरा खोल के, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आपको पूरा इसका मैकेनिज्म समझा दिया कि ये कैसे शुरू हुआ था, बीच में कैसे सरवाइव किया और आजकल की क्या पोजीशन है। हाँ ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल था कि लास्ट वीक से हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे सर्कुलर डेब्ट का जो इशू है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा और एक बड़ा डिविडेंड जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जो है वो एक बड़ा डिविडेंड ओजीसी पीपल में आ सकता है, लेकिन क्योंकि आईएमएफ की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया इस प्लान का, तो इस वजह से ओजीसी पीपल लास्ट वीक हमने काफी करेक्ट होते हुए देखा था। तो आपको क्या लगता है कि जो न्यू गवर्नमेंट आएगी तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा? क्योंकि जो गैस प्राइसेस भी बढ़ी थी ना, तो इस वजह से ओडीसी पीपल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो आपका क्या व्यू है कि ये लाइट में आ जाएगा, नजर आ सकते हैं आने वाले सेशंस में ओडीसी और पीपीएल? देखिए इसमें ये अभी तो जहाँ तक जो मेरा ज़ाती ख्याल ये है ना कि हम्म। ये जो देखें, एक चीज़ ये होती है कि अ, आपको, मेरा ये ख्याल है हम्म। कि इवन चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कुछ हो, लेकिन जब एक चीज़ पब्लिक एंटिटी या पब्लिक के अंदर एक चीज़ के शेयर्स मौजूद होते हैं, तो आपको ये फॉल्स किस्म की होप्स हम्म। और फॉल्स किस्म की जो न्यूज़ को गवर्नमेंट को, और वो भी ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की, मसलन एक एक प्राइवेट एंटिटी है वो कि मैं चांद पे जाने लगा हूँ, तो वो एक अलग बात है, ठीक है हम्म। ना। तो एक गवर्नमेंट जो है वो जान के इस तरह की खबर फैलाए कि मैं ये करने लगा हूँ, मैं होने लगा है, ये होने लगा, और ये जिसके नतीजा निकले स्पेकुलेशन पे, और स्पेकुलेशन बगैर किसी चीज़ के हम्म। उस शेयर की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए। हम्म। क्योंकि ये अगर अगर ये कोई बंदा, नॉन गवर्नमेंटल बंदा ये काम हम्म। कर रहा हो ना, तो मैं कहूँ कि लो जी, उसका वो कारोबार है, वो ये काम ये करता है। ये बड़ी ही एक खतरनाक और खौफनाक बात ये थी कि ये एसएनजीपी, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, एक तो ये इतने लॉस में, और ऊपर से इसके अंदर स्पेकुलेशन करके तो इसकी प्राइसेस को बढ़ा देना, कि सोचें पीएसओ 230 पे चला गया। हम्म। कहाँ वो 100 रुपए का या 90 रुपए पे था, ठीक है। तो ये सारा, मैं सॉरी, अब ये हमारा पता नहीं प्रोग्राम बंद ही ना हो जाए। ये एक सारा फ्रॉड पे मबनी प्रोग्राम, ये सारा सिलसिला था। आपने स्पेकुलेशन फैलाई, मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, आपने अपने लोगों को ये करके नवाजा, और लोगों ने वो शेयर उठाए और अपना मुनाफा बनाया, और आपने गरीब लोगों को ये शेयर मोड़ दिए गलत न्यूज़ पे, जबकि आपको पता ही, क्योंकि आपने बिल्कुल यही तजवीज़ आईएमएफ को पहले भी दी थी और उसने पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज कर दी थी। और आपने फिर वही यानी कि एक ही गलती को फिर आपने दोबारा उसी तरीके से किया कि शायद इस बार ही बैठ जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर एक दफा एक चीज फेल हो गई है तो अगली बार वही चीज उसी तरीके से कामयाब हो जाएगी? या तो कोई आप तरीका बदलते। तो अब वो जो आईएमएफ है वो फौजी का डंडा तो नहीं देखेगी ना, कि इसने डंडा दिखा के कहा कि टेल वडेरा। आईएमएफ को उससे क्या है कि ये फौजी है या नहीं। हम्म। आपने ये कैसे एक स्पेकुलेशन फैला दी मार्केट में बगैर किसी टांगों के, कि जी ये हो गया, और अब जिसने फर्ज करे वो नहीं हुआ, तो अब आप ये कहेंगे कि ये तो मार्केट है और ये रिस्की है। दिस इज नॉनसेंस। ये झूठ है, झूठ का पलंदा है, ये फ्रॉड किया है इन्होंने। ये लिप सर्विस करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। और उसके बाद अब उसको देखें, वही 150 रुपए की चीज 100 रुपए पे आ गई। हम्म।
50 रुपए का लॉस को, और ये कोई लॉस मट्टू की कंपनी में हुआ है, ये लॉस गवर्नमेंट की एंटिटी में हुआ है मेरा। इन्होंने पब्लिक को लूटा ना। इन्होंने ये बात फैलने ही क्यों दी पब्लिक में कि जी ये हो गया। जब तक ये 100% ये चीजें होती है सीक्रेट, या तो ये फिर उस आदमी को टांग देते जिसने ये बात बाहर निकाली थी कि जी हमने आईएमएफ को भेज दिया, आपने कर लिया, क्योंकि ये बात बाहर निकली तो लोगों ने स्पेकुलेशन शुरू की ना। तो मैं उस तरह ये समझता हूं कि देखें, ये अगर कोई सुनहरा करता, कोई टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी करती कि मैं अपनी टूथपेस्ट जो है चांद पे भेज रहा हूं, तो मैं कहता यार हो सकता है, उसका हक बनता है ना, वो प्राइवेट एक एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटीज में तो रोज इस किस्म की स्पेकुलेशन होती है। गवर्नमेंट ने अपनी चीजों में स्पेकुलेशन करने की क्यों इजाजत दी? गवर्नमेंट तो एक जिम्मेदार इदारा होता है। तो आपने बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के आपने क्यों ये इजाजत दी कि ये इसको लोग स्पेकुलेट करें? और फिर आपने रोका भी नहीं। अब बाकी पूछते हैं किसी को कि जी तेरा शेयर क्यों इतना बढ़ गया? हाँ, रोज लेटर आते हैं ना कि तेरा शेयर क्यों, साजियों का लेटर आ गया, फलां को आ गया कि तू क्यों इतना बढ़ गया, तू क्यों इतना बढ़ गया। तो एनु क्यों नहीं आया लेटर के ओजीडीसी क्यों बढ़ गया? 90 रुपए, 70 रुपए का, 80 रुपए का शेयर है, वो कैसे 150 पे चला गया? क्या हुआ? फिर वो साथ ही वो निकालना शुरू कर देते हैं। जब किसी फ्रॉड को पक्का करना शुरू होता है ना, तो ये फिर साथ ही निकाल, और दी वो भी डिस्कवरी निकल आई, यदि वो भी डिस्कवरी निकल आई, तो पहले क्यों नहीं निकलती सी भी? ये अभी ही निकलनी थी जब ये स्पेकुलेशन हो रही है। ये सारा मिलके, सारे ये जो ऊपर ये जो अशराफिया ना, ये मिलके फ्रॉड करती है। इन्होंने अपने लोगों को नवाजना होता है। देखें कितना अच्छा तरीका है, मेरी बात सुने, मैं आपको आज आपको मैं बहुत खुल के मैं आपको बात बताऊं, इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका क्या है कि मैंने गवर्नमेंट करनी है, मैंने अपने साथ सियासी लोग मिलाए हुए हैं, और मैंने उसको देने हैं पैसे के, चल भी तेरे मैंने 20 करोड़ रुपया दे देता हूँ, तो मैं अगर 20 करोड़ रुपया पब्लिक एक्सचेकर से निकाल के दूंगा तो वो तो सबूत रह जाएंगे कि मैंने रिश्वत दी, मैंने इसने फ्रॉड किया, इसने ठेके में पैसे कमाए। मैंने कहा अच्छा यार, मैं ए खबर कढ़ना बाहर के ओजीडीसी ते सारा कुछ, सारा लोन खत्म हो रहा है, इसका 0-0 हो जाएगा, तू उस तरह करके तू 5 करोड़ रुपए के ओजीडीसी ले ले। उसने 80-90 रुपए पे वो खरीद लिए। मैंने ये स्पेकुलेशन वाली न्यूज बाहर निकाल दी। उसने, मैंने कहा कि ला भी मैं हूँ ऐथे आके आईएमएफ ने कह देना कि नहीं खत्म, तू फौरन तूने बेच देना। अच्छा, उसने अरबों रुपया कमा लिया। और कमाया किससे? हम जैसे लोगों से, गरीब आदमी से, जिसने 150 पे ले लिया। क्योंकि ब्रोकर कह रहा है 150 भी सस्ता है, यदि प्राइस बहुत सस्ती है, ਤੁਸੀਂ समझ यकीन नहीं कर सकते। द मल्टीपल देखो, दो द मल्टीपल है, तीन द ये तो मुझे यही नहीं समझ आती कि मल्टीपल होता क्या है। ये ब्रोकर भी उतने ही बड़े फ्रॉडी है। मेरा एक इंटरव्यू है, उसमें एक बहस पर लग रही हुई है, मैंने उस वक्त, यानी कि वो कम से कम 3 हफ्ते पहले मैं कह रहा था कि ये गिरेगा, ये गिरेगा, मारे जाओगे, मत पोजीशन लो इसमें ओजीडीसी में। मेरे क्लिप आजकल वो सारी दुनिया में वायरल हुए हुए। मैंने 4 हफ्ते पहले इतना शोर मचाया था, वो ब्रोकर मेरे साथ इतना बहस कर रहा था कि आप क्यों रोक रहे हैं लोगों को ओजीडीसी लेने से। तो मैं कहा मुझे, आपको किसने कहा है कि आईएमएफ ये मान जाएगा? आपको लिख के दिया आईएमएफ ने? और वही हुआ, आईएमएफ ने नहीं माना। और वही मैंने उस वक्त, आज से 4-5 हफ्ते पहले कहा कि ये तो 100 रुपए से भी नीचे गिर जाएगा, तो वो हुआ, अब वो आ गया उधर को। तो ये सारा, ये देखें, मैं हमेशा कहता हूं, ये मनी गॉड्स होते हैं, ये गवर्नमेंट होती है मनी गॉड्स। फिर मार्केट मूवर्स होते हैं जो कि ये ऊपर इनके नीचे फ्रॉडिये बैठे होते हैं, जो कि इस तरह की स्पेकुलेशन नीचे गवर्नमेंट से उड़ाते हैं। इनको मार्केट जो कहते हैं ना, मूवर्स कहते हैं। और उसके बाद फिर ये जो होते हैं ना, ये ब्रोकर्स वगैरह आते हैं, जो कि उनके साथ हम जो कवाल नहीं होते, जो तालियां बजाने वाले होते हैं, हम नवा, ये हम नवा होते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि मल्टीपल है द एग है। और वो मल्टीपल के चक्कर में आपको फंसा देते हैं, चाहे वो टैली में हो, चाहे वो WTL में हो, चाहे वो पेस में हो, चाहे वो GDC हो, चाहे ये सारा फ्रॉड है। और क्या किया मुझे बताएं, इस फ्रॉड के अलावा और क्या है? एक चीज, खड़े खड़े 5-7-10 दिनों में, महीने में 150 रुपए से 100 रुपए पे आ जाए, तो ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या? बताए। और आपने कौन सा कुछ लोगों का जो पैसा प्रोटेक्ट कर लिया?
और ये जो इस गरीब का पैसा मरवा दिया है उसको कौन जवाब देगा? ये लोगों की खून पसीने की कमाई है। कोई, या तो सारे लोग भी रिश्वत लेके ये सारा काम कर रहे हो ना, ये खुद तो ये रिश्वतबाज जो है ये सारा काम कर रहे हैं, ये स्पेकुलेशनें करके। तो इसका जवाब कौन देगा कि ये तो नहीं हुआ और ये उसके पैसे उड़ गए? अब वो लॉस बुक करेगा क्योंकि उसने पैनिक में आ जाना। तो अब ये फिर दोबारा अगर 100 रुपए पे या 80 रुपए पे या 90 रुपए पे चला जाएगा तो अब मेरे जैसे वो जो शिकरे हैं फिर खरीद लेंगे इनसे। चीज आती है, मतलब मैं तो इस पे मैं तो बहुत ज्यादा अपनी वॉइस रेज करना चाहता हूँ कि ये जो है इस तरह की चीज कम से कम गरीब आदमी से नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल रिटेलर जो है बेचारा अपनी बड़ी जिंदगी की जमा पूंजी लेके इधर लगाता है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह, गवर्नमेंट है, प्राइवेट एंटिटीज ये काम करें तो आप उनको लेटर्स भी इशू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट वाले अगर ये काम करें तो वो सब जायज है। और कोई ना ब्रोकर आवाज फिर निकालता है पब्लिक की फेवर में। मुझे बताएं किसी ने कुछ कहा है? इतने बेशरम लोग हैं कि कोई फिर शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते कि यार असी दवालते हैं तुम, आई एम सॉरी। अच्छा सर, एक सवाल आया है चैट में कि पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि ओजीडी और पीपीएल वापस ऊपर जाएगा या मजीद नीचे आएगा प्योर? जब तक तो ये आईएमएफ वाला, ये जब सर्कुलर डेट वाला मामला रिजॉल्व नहीं होता तो फिर नीचे ही जाएगा। इसको रिजॉल्व करना आसान है, और अभी तो गवर्नमेंट का अपना कुछ नहीं पता चल रहा कि इसने बनना है कि नहीं बनना। और अगर इसने बनना है तो क्या ये टाइट डिसीजन ले सकती है या नहीं ले सकती? जिस गवर्नमेंट के पीछे पाँव ही ना हो, वो जो चीज फर्ज करें, जो एक चीज बननी धांधली से रही है तो उसके पीछे तो सपोर्ट ही कोई नहीं, पब्लिक सपोर्ट ही ना हो जिस गवर्नमेंट के पीछे, तो उसने क्या डिसीजन लेने, मुझे बताएं। ये तो अपने आप को ही हम धोखा दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने किसी और को वोट दिया है, गवर्नमेंट किसी और की आ जाएगी। अब वो इसी चीज, जो चोर होता है वो तो डरता ही रहेगा ना कि खड़ाक पैदा हुआ तो मैं फड़े जाऊंगा। तो उसने फिर चोरों की तरह ही हुकूमत करनी है ना। मुझे बताएं, एक चोर के अंदर की कहां से मॉरल अथॉरिटी आएगी कि वो डंडा पकड़े और हमें दिखाना शुरू कर दे? एक बंदा आया चोरी से, तो मुझे डंडा दिखा के कैसे रोक डालेगा? बताए, मैं तो कहूंगा तू तो चोर है। एक चीज की कोई भी अगर रूल करना हो तो उसकी मॉरल अथॉरिटी भी तो चाहिए ना। मतलब कि मैं कहूँगा मेरे पीछे पब्लिक है, अगर मैं कहूंगा कि यार कोई बात नहीं, बेल्ट टाइट करनी है, हम एक रोटी खा रहे हैं, हमने 1 साल के लिए आधी रोटी खानी तो सारे उसी इंथ्यूजियाज्म में कि साडा लीडर है, असि इन्हू वोट दिता है, चलो हम कह रहे हैं कि आधी रोटी खानी तो खा लेने। तो एक आदमी को मैंने वोट ही नहीं दिया, मैं पहले ही पिछले 4-5 साल से तंगी में चल रहा हूँ, और ऊपर से आके अब क्या हूं तो मैं पहले तो तू ही खांदा सी नदी खा, तो मैं तो उसको उठा के चपेट मारूंगा, मैं तेरी ऐसी की तैसी, तू कितों आ गए। आप ये यकीन जाने कि हर महीने अब ये नए नए वाकयात होंगे, क्योंकि बगैर पब्लिक सपोर्ट के अगर कोई गवर्नमेंट आएगी तो ये तो चाहे वो जितने मर्जी हाफिज साहब डंडे दिखा दें, लोग उनको एक न एक वक्त पड़ जाएंगे। ये कभी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि डंडा जो है, ये डंडा सिर्फ अल्लाह ताला का चलता है दुनिया में। हाँ, इंसानी डंडे नहीं चलते होते। बिल्कुल। अच्छा सर, सेशन रैप अप करने से पहले मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगी कि ये सवाल लोगों का बहुत आता है कि इस वक्त ये जो मार्केट की सिचुएशन है, तो इट इज द राइट टाइम टू एग्जिट और इट इज द राइट टाइम फॉर द एंट्री? अच्छा, इसमें यह है कि ये भी बहुत इस वक्त सवाल है, क्योंकि देखें इस वक्त जो ये जो रेट गिरे हैं, 4-5 हजार इंडेक्स गिरा है ना, 67 से अब फर्ज करें 60 पे आया हुआ है, 7 हजार गिर गया तो इसमें जो रेट्स हैं ना, रेट्स वो जो हैं वो तकरीबन 50 हजार वाले आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के रेट्स गिर गए हैं। कुछ सेक्टर्स ने करेक्ट नहीं किया, उसमें फर्टिलाइजर और बैंक्स हैं, और ऑयल का एक आध यानी कि जिसने करेक्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से ना इंडेक्स ऊपर खड़ा हुआ। बेसिकली जो चीज़ों के जो रेट हैं वो तो वीकली लो पे या मंथली लो के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। तो उसमें ये है कि ये जो है ना, जो इस वक्त ये जो इस वक्त जो अब लॉस बुक करने का, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप लॉस बुक करें। अगर फर्ज करें कि आप नहीं 67 पे निकले, आप 65 पे भी नहीं निकले, आप लेट हो गए हैं, लालच में आ गए, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार अब ना आपको देखें, अब हर चीज का रेट गिरेगा।
तो आप गिरने दें। आपका गिर रहा है तो जो जो आपने लेना है आइंदा उसका भी तो गिर रहा है ना। बिल्कुल। तो वो अब फर्ज किया कि आपका भी हाई रेट था उसका भी हाई रेट था, तो आपने अपना बेच के तो वो ले लिया, तो यानी कि हाई बेच के हाई ले लिया। तो अगर सारों के रेट गिर रहे हैं तो क्या होगा, लो बेच के लो ही लेंगे ना। बिल्कुल। बात समझ रही है बिल्कुल। कि एक चीज 10 रुपए में लेनी थी, 10 रुपए में बेचनी थी, 10 में खरीदनी थी। आनी थी मसलन पांच पांच आने था उसका, यानी कि पांच बेची पांच ली। हम्म। अब वो रेट आ गया 2 रुपए का। हम्म। तो अब मैं दो लेके तो 10 लूंगा तो 10 बेचूंगा। हम्म। चीज वही है, रेट भी गिर गए, सारों के रेट आप देखिएगा बराबर बराबर ही गिरते हैं तकरीबन। 20% अगर मार्केट गिरेगी ना तो सबके 20 गिरेंगे। सही। तो आप जब इसको दिमाग से कैलकुलेट करेंगे तो आप यकीन जाने आप लॉस में नहीं होंगे, क्योंकि आपका रेट गिरा ना। हम्म। तो वो भी चीज का, वो दूसरी चीज का भी तो गिर गया। तो उससे आपको क्या लॉस हुआ, आपने एक चीज बेची वो दूसरी ले ली। अगर आप समझते हैं कि उसमें ज्यादा फायदा है तो आप वो ले लेंगे। हम्म। तो दोनों गिरे हुए रेट हैं, बल्कि आपको कुछ क्वांटिटियां ज्यादा ही मिल जाएंगी बजाय के चढ़े हुए रेट्स। एक बात, यानी कि रेट गिरने, रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज का क्या रेट है। हाँ, कोई ऐसी मार्केट है जिसमें एक चीज का रेट 100 रुपया हो गया, दूसरी का 10 रुपये हो गया, वो बड़ी गड़बड़ है। ऐसी मार्केट अभी तक तो नहीं हुई। जब भी चढ़ती है तो सारे ऊपर चढ़ते हैं, जब भी गिरती है तो सारे ही नीचे गिरते हैं। ठीक है। तो जब नीचे सारे ही गिर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जितना भी गिर गया, जब मैंने स्विच और स्वैप करना होगा तो मैं कर लूंगा। मैं वो देखूंगा कि, मैं आपको चलो मिसाल दे देता हूँ। अभी जो है वो 130 है वो ईफट, और 100 के करीब आ गया एफएफसी। सही। जब ईफट करेक्ट करेगा हम्म। तो, तो ये भी 100 का हो जाएगा। तो मैं 100 ईफट बेच के 100 एफएफसी ले लूँ। आज की डेट में अगर मैं ईफट बेच के एफएफसी लूं तो वो मेरी बेवकूफी। ठीक है ना, क्योंकि ईफर्ट वो महंगा है, एफएससी सस्ता है, या मतलब या एफएफसी बेच के ईफर्ट ले लूं, वो भी बड़ी बेवकूफी है कि 100 रुपए का मैंने बेचा है और 130 का ले लिया। नीचे गिरने दूं, उसको भी करेक्ट करने दूं, सारा कुछ करेक्ट हो जाएगा, जब जमीन पे आ लगेगा तो मैं इसको जब मर्जी स्विच स्वैप कर दूं। एक दूसरा तरीका यह है कि आपके पास कैश नहीं है, आप फुली इन्वेस्टेड हैं, जिस भी वजह से आप फंस गए, आप 15-20% लॉस बुक करें, कैश जनरेट करें, और फिर जो नए, अगर किसी अक्लमंद आदमी के साथ हैं आप, तो उसके साथ आपका कोई मेंटर अच्छा होना चाहिए, कोई भी शरीफ आदमी होना चाहिए। तो वो जो है वो आप जो है ना उसके मशवरे के साथ फिर आप जो है ना वो ट्रेडिंग शुरू कर दें और कैपिटल गेन्स बुक करना शुरू कर दें, तो आपके लॉस कवर होना शुरू हो जाए। ये तरीका, और अपना कोई भी, आपने दुनिया ईमानदार लोगों से भरी पड़ी है, ऐसी क्या बात है। इसमें कोई ये थोड़ी है कि दो बंदे ईमानदार हैं, एक बंदा ईमानदार है, एक से एक अच्छा बंदा भी अवेलेबल है, एक से एक अच्छा ब्रोकर भी अवेलेबल होता है। तो आप ढूंढें उसको, और आप उसके साथ मिलके, तो आपका वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ मिलके तो आप ये काम कर सकते हैं। उसमें कोई वो आपको डिविडेंड वाला स्टॉक ले देगा, कोई आपको ये कैपिटल गेन्स वाले ले देगा, ठीक है ना, कोई आपको वो क्या कहते हैं मल्टी बैगर ले देगा कि जिसका कल को बड़ा होने का स्कोप है। तो आपका अच्छा सा पोर्टफोलियो बना देगा, तो आप फिर उसके अंदर करना शुरू, आइंदा से तौबा करेंगे, आपने अपने अपने ताई कोई फैसला नहीं लेना अगर आपको मार्केट में काम नहीं करना। लेकिन उसका तरीका यह है कि वो 15-20% आप अपना लॉस बुक करके तो आप अपना कैश जनरेट कर सकते कर सकते हैं। ओके सर, सेशन रैप अप करते हुए बस एक सवाल आया है चैट पे, उसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर्स को आप कैसा देख रहे हैं, एमसीबी, स्पेशली एमसीबी, यूबीएल एंड फेडरल बैंक। हैं। अभी तक मैंने आपको बताया ना कि ये एक ऐसा सेक्टर था जो करेक्ट नहीं हुआ था, हम्म। और कोई चीज बगैर करेक्ट हुए हुए ऊपर नहीं चल सकती ना, उसको करेक्ट होना है, और इसको 20% हर हालत में करेक्ट होना है, ये होएगा। ये जैसे ही रिजल्ट सीजन खत्म होगा, क्योंकि फिर उससे अगला जो डिविडेंड आना है वो तो जून के बाद आना है, वो आएगा अगस्त सितंबर में। हम्म। तो ये उस सूरत में ये हर हालत में गिरेंगे बैंक, हर बिल्कुल। हालत में गिरेंगे। तो ये करेक्ट होंगे, और जो बैंक सारे करेक्ट होंगे, फर्टिलाइजर करेक्ट होगा, हम्म। और ये पावर तो करेक्ट हो, पावर भी करेक्ट होना है भाई, एनपीएल वगैरह करेक्ट होने हैं अभी। ये हाफ पावर भी करेक्ट होगा, हालांकि हाफ पावर 100 रुपये पे तो पहुंच गए, हम्म। ये आप देखिएगा करेक्ट होगा।
चलिए, okay sir, thank you so much sir for joining us and for giving us your valuable time. और it has been a very informative session with you. So आने वाले सेशंस में आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह इंशाल्लाह. ओके, शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अल्लाह.